Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about National Maritime Heritage Complex. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view. गवर्नेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक बार थोड़ा रिवाइज करना होगा अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल के बारे में। तो लोथल आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंशियंट हिस्ट्री, तो जरूर पढ़ा होगा। वहाँ पे लोथल वाज अ सिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे था लोथल इन द करेंट स्टेट ऑफ गुजरात। लोथल का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है द माउंड ऑफ डेड। लोथल इन गुजराती इट मीन्स माउंट ऑफ डेड। इसको बनाया गया था, द लोथल वाज अ पोर्ट सिटी, और इसको बिल्ड किया गया था बाय 2200 बीसी। इट वाज अ पोर्ट सिटी और ये ट्रेड को सपोर्ट करता था ये सिटी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड विथ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीकन सेटलमेंट्स के साथ सपोर्ट करता था ये लोथल पोर्ट सिटी। एंड इट वाज द ओनली पोर्ट टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल को भारत चाहता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया जाए, बट उसके लिए जो हमने प्रपोजल दिया है दैट प्रपोजल इज स्टिल इन पेंडिंग मोड। तो द प्रपोजल पेंडिंग है, इस कारण से इट इज ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को, बट इट हैज येट नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब जो एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका जो पोर्ट टाउन था लोथल, उसको रीडेवलप कर रही है भारत सरकार अंडर अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इससे भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। कैसे? हम पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि इवन इन एंशियंट टाइम हमारा मैरीटाइम स्ट्रेंथ कितना अच्छा था, कितना ज़्यादा था। हम लोग यहाँ पे जो नया कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है लोथल में, इसमें कुछ इनोवेटिव फीचर्स भी होंगे, जैसे लोथल मिनी क्रिएशन, थीम पार्क, ये सब होगा। यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम डेवलप किया जाएगा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम। ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स था, इट दिस प्रोजेक्ट बिगन इन 2022 ओनली। उम्मीद है कि इट विल बी कंप्लीटेड बाय अगस्त 2025, द फर्स्ट फेज, एंड इट विल बी फाइनलाइज्ड कंप्लीटली बाय 2028। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हमारे शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी का इंटरव्यू आया। उसमें उन्होंने बताया कितना डेवलपमेंट हुआ है नेशनल मैरीटाइज हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये कैसे हमारा सॉफ्ट पावर को ऑगमेंट करने में काम करेगा वंस इट इज़ फुल्ली डेवलप। वहीं पे उन्होंने टाइमलाइन के बारे में भी बताया, 2028 तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, बन करके तैयार हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स थे उनके बेसिस पे यूपीएससी ने साल 2019 में प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे हिंट्स के लिए देखने के लिए मैंने इमेज दे रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट साइट्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, ये सर्वे भारत सरकार की एजेंसी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कराती है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इस सर्वे के अंतर्गत देखा जाता है कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जगहों में कंजम्पशन कितना हो रहा है और किन किन चीज़ों पे हो रहा है। कंजम्पशन पैटर्न एज वेल एज ओवरऑल कंजम्पशन। देखिए, कंजम्पशन मतलब कितना लोग अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, खाने पीने की चीज़ों पे या फिर एजुकेशन पे, हेल्थ पे। तो कंजम्पशन का पैटर्न कैसा है भारत के अलग अलग हिस्सों में, उसका एक सर्वे होता है जो कराती है भारत सरकार की एजेंसी एनएसएसओ। और कंजम्पशन पैटर्न से हमें पता लग जाता है कि देश के अंदर किन किन जगहों पे कितनी गरीबी है, कितनी इनइक्वालिटी है। सीधी सी बात है, कंजम्पशन मीन्स व्हाट? डिमांड।
And if in a particular region demand is higher, that means people are having relatively better life. इकोनॉमिक वेलबींग कितना अच्छा है किस एरिया में या कितना खराब है, उसका अंदाजा लग जाता है आफ्टर दिस हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. तो दिस हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इनके क्या क्या फायदे हैं? इट हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. देश के किन किन हिस्सों में कितनी गरीबी है या कहाँ पे गरीबी ज़्यादा है कहाँ पे कम है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से हमें पता लग जाता है. इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का पता लगता है. साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को मैंने इन्फ्लेशन कैलकुलेशन सिखाया है, वो इस बात को ज़रा अच्छे से समझ पाएंगे, बाकियों को वेट करना होगा. तो जिनको भी मैंने सिखाया है इन्फ्लेशन कैलकुलेशन इन द क्लास, इकोनॉमिक क्लास, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन होता है, सीपीआई इन्फ्लेशन होता है या डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन भी, तो उसमें अलग अलग आइटम्स होते हैं और उनका वेटेज भी असाइन किया रहता है कि इस आइटम का कितना इंपॉर्टेंस है. तो ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, ये सर्वे के बेसिस पे ही टाइम टू टाइम जो वेटेज असाइंड है और टू डिफरेंट आइटम्स, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाया जाता है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि किन किन आइटम्स को लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या किन किन आइटम्स पे कंजम्पशन धीरे धीरे वो घटा रहे हैं. तो वेटेज असाइंड टू डिफरेंट आइटम्स अंडर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इज ऑल्सो रीडिजाइंड या रीस्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. तो हमें पता चल गया कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से जो डेटा आता है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, गरीबी कैलकुलेट करने में, इनइक्वालिटी कैलकुलेट करने में, और टाइम टू टाइम सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन में अलग अलग आइटम्स को वेटेज रीअसाइन करने में. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं. तो एनएसएसओ ने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का रिपोर्ट पब्लिश किया है हाल फिलहाल में. दिस रिपोर्ट बिलोंग्स टू द कंजम्पशन पैटर्न फ्रॉम अगस्त 2023 टू जुलाई 2024. एक साल का कंजम्पशन पैटर्न का रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में पब्लिश किया है एनएसएसओ ने. 3 इंपॉर्टेंट डेटा है. सबसे पहला डेटा है कि ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न हैज इंक्रीज्ड इन रियल टर्म्स, नॉट इन नॉमिनल टर्म्स. रियल टर्म्स का मतलब कि प्राइस फैक्टर को, यानी कि प्राइस इंक्रीज फैक्टर को, इन्फ्लेशन फैक्टर को हमने नलिफाई कर दिया है. याद कीजिए, जब हम लोग क्लास में सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेस ईयर, तो वहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी. व्हाट वी डू इन रियल जीडीपी, वी नलिफाई द प्राइस इंक्रीज फैक्टर, इन्फ्लेशन फैक्टर. उससे क्या पता चलता है कि असल में इन रियलिटी प्रोडक्शन देश के अंदर बढ़ा है या घटा है. उसी सेंस में ये वर्ड यहाँ पे रियल इस्तेमाल किया गया है. तो रियल टर्म्स में कंजम्पशन जो है वो 3.5% इंक्रीज हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. अगस्त 2023 से लेकर के जुलाई 2024 में पूरे देश भर में जो कंजम्पशन था, दैट इज अबाउट 3.5% मोर आज कंपेयर टू आवर कंजम्पशन इन अगस्त 2022 टू जुलाई 2023. तो कंजम्पशन बढ़ रहा है मतलब हमारा पॉवर्टी घट रहा है, ये बात तो तय हो गई. ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं मतलब इंप्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल ऑफ जनरल पॉपुलेशन. दैट इज द पर्पस ऑफ मैनेजिंग ओवरऑल इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी. कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग इन रियल टर्म्स. अर्बन और रूरल एरियाज में भी जो गैप है वो कम होता जा रहा है. जैसे यू सी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, साल 2011-12 में अर्बन एरियाज का कंजम्पशन इतना था, रूरल एरियाज का इतना था. ओवरऑल जो डिफरेंस था अर्बन एरिया और रूरल एरिया के कंजम्पशन पैटर्न में वो 83.9% था. फिर कंजम्पशन बढ़ा अर्बन एरिया में और रूरल एरियाज में भी. डिफरेंस थोड़ा सा कम हुआ, फ्रॉम 83.9% इट केम डाउन टू 71.2%. और ये जो करंट डेटा निकाला गया है अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में कंजम्पशन का डिफरेंस, दैट डिफरेंस हैज कम डाउन टू 69.7%. मतलब सरल भाषा में कहा जाए तो शहरों में रहने वाला एक इंसान अपने ऊपर ऑन एन एवरेज 6,996 रुपये खर्च करता है एक महीने में, जबकि गांव में रहने वाला एक इंसान ऑन एन एवरेज पर कैपिटा अपने ऊपर खर्च करता है 4,122 रुपये. जो डिफरेंस है वो 69.7% का, यानी कि 6,996 का 69.7% है. ये 4,122. तो जो एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रूरल और अर्बन एरियाज में तो अलग हैं ही. रूरल एरियाज में कम है, अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, बट वो जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है.
तो रूरल अर्बन एरियाज के बीच में जो गैप है, या आप कह सकते हैं इनइक्वालिटी है कंजम्पशन को लेकर के, दैट इज नाउ नैरोइंग। तो इनइक्वालिटी हैज रिड्यूस्ड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये तो एक बात होगी। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अर्बन एरियाज के अंदर भी, विद इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो इनइक्वालिटी हैज कम डाउन, एंड विद इन द रूरल एरियाज ऑल्सो इनइक्वालिटी हैज कम डाउन। तो इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट या पैरामीटर होता है उसको हम लोग कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट। तो गिनी कोएफिशिएंट इन रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज हैव कम डाउन साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब ये है कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में दोनों जगहों पे गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है वो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अलग है, रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में कंपैरिजन है। तीसरा पॉइंट है रूरल एरियाज के अंदर ही और अर्बन एरियाज के अंदर ही इनइक्वालिटी थोड़ी सी कम हुई, और ये प्रूफ होता है विद द हेल्प ऑफ द डेटा रिलेटेड टू गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट बता रहा है कि पहले 0.237 था गिनी कोएफिशिएंट। एक बार फिर से देखते हैं, गिनी कोएफिशिएंट इन रूरल एरिया वाज 0.266, उससे घट करके हो गया 0.237। ये इनइक्वालिटी का इंडिकेटर होता है गिनी कोएफिशिएंट। तो पहले समझ लेते हैं गिनी कोएफिशिएंट क्या है, फिर ये डेटा देखते हैं, ज्यादा समझ आ जाएगा। देखिए, गिनी कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है इन ए पर्टिकुलर एरिया। गिनी कोएफिशिएंट वैरीज फ्रॉम 0 to 1। तो 0 मीन्स कंप्लीट इक्वालिटी, कोई इनइक्वालिटी है ही नहीं। 1 मीन्स कंप्लीट इनइक्वालिटी, एंड बोथ आर एक्सट्रीम केसेस, दैट मीन्स दे आर नॉट पॉसिबल। तो किसी भी जगह पे जो गिनी कोफिशिएंट होगा इट विल वैरी फ्रॉम 0 to 1। 0 मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी, 1 मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी। कैसे, जरा देखते हैं। ये ग्राफ देखिए, एक तरफ जनसंख्या है, पॉपुलेशन, और दूसरे तरफ है वेल्थ। ऐसे इमेजिन कीजिए, वाई एक्सिस पे है वेल्थ, एक्यूमुलेटिव वेल्थ, और एक्स एक्सिस पे है एक्यूमुलेटिव पॉपुलेशन। अब अगर 1% लोगों के पास 1% समाज का वेल्थ है, 2% लोगों के पास समाज का ओवरऑल 2% वेल्थ है, 3% लोग के पास समाज का 3% वेल्थ है, ऐसे करके अगर ओवरऑल वेल्थ और ओवरऑल पॉपुलेशन, इधर है वेल्थ और इधर है पॉपुलेशन, ओवरऑल वेल्थ और ओवरऑल पॉपुलेशन के बीच में जो ग्राफ है वो अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो इसका मतलब वो ऐसा समाज है जहां पे परफेक्ट इक्वालिटी है। ठीक है, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में है वेल्थ और इस डायरेक्शन में है पॉपुलेशन। एक इंसान के पास ही सारी संपत्ति हो समाज की और बाकी तमाम लोगों के पास कुछ भी ना हो, तो उस केस में ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट इनइक्वालिटी लाइन, राइट? परफेक्ट इनइक्वालिटी। अब गिनी कोफिशिएंट, इस कर्व को देखिए। गिनी कोफिशिएंट रिफ्लेक्ट करता है इस कर्व के हिसाब से एरिया ऑफ ए। एरिया ऑफ ए इज दिस एरिया, ये वाला एरिया, ये लाइन और इस कर्व के बीच का एरिया, और जो बचा हुआ एरिया है इस ट्रायंगल में वो है बी। तो गिनी कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। नाउ इफ a is 0, that means this curve aligns with this straight line. A is 0, that means Gini coefficient is also 0, and that means the society is having perfect equality. तो ये जो लाइन है, देखिए, ये लाइन है परफेक्ट इक्वालिटी का लाइन, ये लाइन है परफेक्ट इनइक्वालिटी का लाइन। ये लिखा यहाँ है, आप इसको यहाँ ऐसे इमेजिन कीजिए। सब लोगों के पास 1% लोगों के पास 1% वेल्थ है, 2% लोगों के पास 2% वेल्थ है ओवरऑल समाज का, 3% लोगों के पास ओवरऑल, अगर 3% जनसंख्या के पास 3% समाज का वेल्थ है, 50% जनसंख्या के पास समाज का 50% वेल्थ है, दैट मीन्स समाज परफेक्ट इक्वालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। समाज में सबके पास बराबर संपत्ति है। एक ही इंसान के पास, मुकेश अंबानी जी के पास सारी संपत्ति और बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं।
परफेक्ट इनइक्वालिटी, दोनों ही एक्सट्रीम केसेस हैं। रियलिटी जो होता है वो उसके बीच में होता है कहीं। रियलिटी को रिफ्लेक्ट किया जाता है विद अ कर्व जिसका नाम है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब लॉरेंज कर्व बनाने के बाद एक कोएफिशिएंट हम लोग निकालते हैं जिसका नाम है गिनी कोएफिशिएंट, विच इज इक्वल टू दिस एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाई a plus b, यानी कि एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाउ सपोज लॉरेंज कर्व is along with this line, that means a is 0, that means Gini coefficient is 0, that means Gini coefficient when it is 0, that is the situation when Lorentz curve aligns with this perfect equality line. तो Gini coefficient 0 मतलब perfect equality. Suppose Lorentz curve aligns with this line. In that case, b is 0. In that case, Gini coefficient will be a divided by a since b is 0. In that case, Gini coefficient will be 1, which is a case of perfect inequality. That is why I am saying that Gini coefficient varies from 0 to 1. 0 indicates perfect equality, 1 indicates perfect inequality. That means higher the Gini coefficient, higher is inequality in the society. Lower the Gini coefficient, higher is the equality in that society. या लोअर इज द इनइक्वालिटी इन दैट सोसाइटी. अब देखिए रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में दोनों में ही गिनी कोफिशिएंट घटा है. मैं नहीं चाहता कि आप ये डेटा याद करो, बट गिनी कोफिशिएंट घटा है थोड़ा सा. रूरल एरियाज में 0.266 से घट करके 0.237, अर्बन एरियाज में 0.314 से घट करके 0.284. एक बात और हमें समझ आ गई कि अर्बन एरियाज में इनइक्वालिटी थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, और दोनों ही जगह पे इनइक्वालिटी थोड़ी सी घटी है और अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में भी इनइक्वालिटी थोड़ी सी कम हुई है. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जीपीएस स्पूफिंग. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए जीपीएस स्पूफिंग होता क्या है कि जहां पे एक इंसान जो स्पूफर है, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि साइबर अटैक है. ये इट्स अ काइंड ऑफ साइबर अटैक ओनली, जहां पे जो जीपीएस स्पूफर है वो जीपीएस एंटीना को डिसीव करता है. जीपीएस एंटीना बनाया गया है रियल डेटा को रिसीव करने के लिए, बट जीपीएस स्पूफिंग ऑल्सो नोन एज जीपीएस सिमुलेशन इज अ प्रैक्टिस जहां पे एक स्पूफर या साइबर अटैकर it manipulates or tricks the GPS receiver to receive a wrong data, false GPS signal. इसको सिग्नल ये रिसीव करना था, रिसीव कर लिया कुछ और, इसने जो भेजा वो सिग्नल रिसीव कर लिया. जीपीएस स्पूफिंग होती कैसे है? तो ये उन्हीं सिस्टम्स में होता है जहां पे ओरिजिनल जो रियल जीपीएस सिग्नल हैं वो थोड़ा वीक हैं. उस केस में जो स्पूफर है वो रियल जीपीएस सिग्नल से स्ट्रॉन्गर, उसकी तुलना में एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्रिएट करके भेजता है ताकि एंटीना को वो कंफ्यूज कर दे, और एंटीना जो है वो रियल सिग्नल कैप्चर करने के बजाय, ऑथेंटिक सिग्नल कैप्चर करने के बजाय फेक सिग्नल को कैप्चर करने लगे, और फिर पूरा का पूरा जीपीएस सिस्टम जो है वो हैक हो जाता है. दैट इज नोन एज जीपीएस स्पूफिंग. तो एज ए रिजल्ट ऑफ जीपीएस स्पूफिंग द विक्टिम जीपीएस रिसीवर एंड्स अप परचेसिंग और प्रोसेसिंग काउंटरफीट सिग्नल. गलत सिग्नल उनको मिलने लगता है, उनका लोकेशन जो है वो गलत इंफॉर्मेशन देने लगता है. तो मान लीजिए कि आपने अपने गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगाया है जिससे आप अपनी कार को ट्रैक करना चाहते हैं, और आपका ड्राइवर जो है आपकी कार को लेकर के जहाँ गया है उसने क्या किया कि जीपीएस स्पूफिंग शुरू कर दिया. तो वो लेके घूम रहा है आपकी कार को डिब्रूगढ़ में, लेकिन दिखा रहा है कि वो है गुवाहाटी में ही. दैट कैन बी डन थ्रू जीपीएस स्पूफिंग. चलिए, तो छोटा एग्जांपल हो गया. हाल फिलहाल में जीपीएस स्पूफिंग काफ़ी बढ़ गई है ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स. देयर आर स्पूफर्स हु आर क्रिएटिंग फॉल्स सिग्नल्स इंगेजिंग इनटू जीपीएस स्पूफिंग. इससे नुकसान क्या है कि हो सकता है कि जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं उनके जीपीएस ट्रैकर के साथ भी इंटरफेरेंस शुरू हो जाए. ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इट कैन लीड टू क्रैशेस ऑल्सो ऑफ प्लेन्स, इट कैन लीड टू हाईजैकिंग ऑल्सो ऑफ द प्लेन्स. तो दीज आर सम कंसर्न्स because instances of GPS spoofing on passenger aircraft has risen in the current times, especially on India-Pakistan border.
तो ये बढ़ रहा है, ये नॉर्मली जरूर कर रहे होंगे ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले, ह्यूमन स्मगलिंग करने वाले, क्योंकि वो अलग अलग तरीके अपनाना चाहते हैं ड्रग को भारत में भेजने के लिए, इलीगल तरीके से लोगों को भारत में भेजने के लिए। बट ये जो जीपीएस स्पूफिंग है, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स के ऊपर भी काम कर रहा है, बहुत बार कैसा हो रहा है कि जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उनको जो सिग्नल मिल रहा है वो रियल सिग्नल नहीं है, ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से उनको जो सिग्नल लग रहा है कि ग्राउंड से आ रहा है, उस सिग्नल वो रियल सिग्नल ना होकर के स्पूफर्स का सिग्नल है। So that is a matter of concern in current times. But this news is not important. More important is the concept of GPS spoofing. They might in the prelims exam directly ask you कि what is GPS spoofing, और 4 ऑप्शन बना करके दे देंगे। Next topic is about next president of Assam Sahitya Sabha, important from GS paper 5 Assam issues point of view। असम साहित्य सभा के बारे में जरा देख लेते हैं। इसको फाउंड किया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया 1917 में, 1917 में एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेन मकसद इस ऑर्गेनाइजेशन का है कि लिटरेचर और कल्चर ऑफ आसाम को कंजर्व करें और प्रमोट करें। हेड ऑफिस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। भारत के कई सारे जगहों पर मिला लिया जाए तो इसकी हजारों से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 1000 branches all over Assam. Some of the branches are outside Assam also. पहला कॉन्फ्रेंस असम साहित्य सभा का दिसंबर महीने में 1917 में कराया गया था, और इसके पहले प्रेसिडेंट थे असमीज लॉरेट पद्मनाथ गोहाई बोरवा जी। पहले तो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता था, अब बाई एनुअल सेशन होने लगा है इसका, यानी कि 2 साल में एक बार राइटर्स लॉरेट्स पूरे दुनिया भर से इसके बाई एनुअल सेशन में इकट्ठा होते हैं। Since 1926, Assam Sahitya Sabha has been publishing quarterly research journal as well. करंट न्यूज ये है कि राइटर एंड स्कॉलर बसंत कुमार गोस्वामी जी को, डॉक्टर बसंत कुमार गोस्वामी जी हैज बीन नाउ इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा, while academician and writer Padum Rajkhova ji has been elected as vice president. 77th biennial conference of Assam Sahitya Sabha will be held in Pathsala, Assam. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट खजुराहो ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। न्यूज सिंपल है, मदन कामदेव टेम्पल एक्सपेक्टिंग ह्यूज विजिटर्स, लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन न्यू ईयर्स ईव। न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, फिर भी हम इसको कवर कर रहे हैं ताकि हम इस टेम्पल के बारे में समझ पाएं। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो मदन कामदेव टेम्पल गुवाहाटी से लगभग 43 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आठ देवानगिरी हिलॉक्स, स्कैटर्ड रूइंस आप कह सकते हैं इस टेम्पल के बचे हुए हैं। were built in 10th 11th century by Pala dynasty, rulers like Ratnapal, Indrapal and Gopal. Archaeological Survey of India has taken control of Madan Kamdev Temple of Assam under its control since 1986. Mythology की बात की जाए तो ये जो टेम्पल है मदन कामदेव टेम्पल, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कामदेव, गॉड ऑफ लव, एंड दिस टेम्पल ऑल्सो डिपिक्ट्स द लव स्टोरी ऑफ लॉर्ड कामदेव एंड हिज वाइफ रति। माना जाता है कि लॉर्ड कामदेव को भगवान शिव ने जला करके भस्म कर दिया था। ही हैड टर्न लॉर्ड कामदेव इनटू एसेस। बाद में यहीं पे ही एट दिस लोकेशन ओनली लॉर्ड कामदेव वाज रीबॉर्न एंड हियर ही वाज यूनाइटेड विथ हिज वाइफ रति, और इसी कारण से यहाँ पे लॉर्ड कामदेव का ये टेम्पल बनाया गया मदन कामदेव। ऑफ कोर्स इट्स अ माइथोलॉजी बट वन नीड्स टू नो दिस थिंग्स, क्योंकि एपीएससी एग्जाम में तो माइथोलॉजी पे भी प्रश्न पूछते हैं। माइथोलॉजीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, राइट। तो मदन कामदेव टेम्पल लॉर्ड कामदेव के रिस्पेक्ट में बनाया गया है, और माना जाता है कि यहीं पे ही वॉज रिबॉर्न, वंस ही वॉज टर्न इनटू एसेस, उसके बाद यहाँ पे उनका फिर से जन्म हुआ था। आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात की जाए तो नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। मोनोलिथिक रॉक्स को कार्विंग करके बनाए गए हैं कई सारे इमेजेस, बट कुछ इमेजेस जो हैं वो एरोटिक टाइप के भी हैं, एंड दैट इज वाई मदन कामदेव टेम्पल इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज खजुराहो ऑफ नॉर्थ ईस्ट। खजुराहो जैसी एरोटिक आइकोनोग्राफी भी मदन कामदेव टेम्पल में देखने को मिलती है। अलग अलग स्कल्पचर्स हैं, जैसे 6 हेडेड भैरव या फिर 4 आर्म्ड शिवा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स हैं, ये सब आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। मदन कामदेव टेम्पल के ऊपर आपसे एपीएससी मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है 10 मार्कर में, तो जो मैंने आपको बताया है उसी के बेसिस पे प्रश्न दिया है, ठीक है। अटेम्प्ट कीजिए, फिर से एक बार आंसर भी आप देख सकते हैं।
एक दो पॉइंट्स आपको कहीं एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को लेकर के जो प्रश्न था, वहां पे ऑप्शन में थोड़ी सी गलतियां थी शायद से, यहाँ पे कहीं कहीं पे 4 पॉइंट भी ऑप्शन लिखा था, ऑप्शंस को मैंने करेक्ट कर दिया है। पहला स्टेटमेंट बस गलत है, दूसरा तीसरा सही है। सीएजी डज नॉट ऑडिट आइदर ऑफ दिस फंड्स, पीएम नेशनल रिलीफ फंड या पीएम केयर, किसी को सीएजी ऑडिट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स? तो डीडीटी और प्लास्टिक तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, पर एसिटाइल नाइट्रेट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज इट ऑफ दिस वर्ड बर्थ, डेथ एनिवर्सरी है, ना कि बर्थ एनिवर्सरी है प्रतिमा बरुआ पांडे जी का 27 दिसंबर। मियावाकी मेथड तो सिंपल है, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।